देखिए आप उनकी हर बात का जवाब दे रही हैं, लेकिन आप ये नहीं दे रही कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आटा चीनी दालें, इसका क्यों नहीं जवाब आप दे रही? इमरान मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी दे देती हूँ आपको। इकोनॉमी पे मैं पूरी बात करूंगी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। जहाँ तक मुआशरती इक़दार की बेहतरी है, पाकिस्तान में 98% मुसलमान है और हमारी अक़लियतें भी हमारे साथ उसी तरीके से रहती हैं। तो अगर किसी ने सीखना है ना, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है। हमें ताने बड़े पड़ते हैं कि जी रियासत मदीना हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा इंसेंटिव है। सीरत नबवी को पाकिस्तान में अगर किसी ने इम्प्लीमेंट करवाने का ख्वाब देखा है और उस पर अमल कर रहा है तो वह इमरान खान है। आप गवाह हैं, देख लीजिए। पाकिस्तान में कुरान पाक तर्जुमे से तालीम जो पढ़ाने की बात की है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की है। हमने डिविनिटी से ही सीखना है ना जी। ये खाता है तो लगाता भी तो है। और करप्शन के मामलात, आज एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का जवाब देने गई थी, आज तो अदालत भी मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉइंट पे आ गई कि बस कर दो भाई, कितने इल्तवा लेने हैं। ना इनका वकील तशरीफ लाता है ना खुद तशरीफ। नहीं, वो अदालत भी थोड़ा बरहम भी हो गई अदालत, क्योंकि वहां पे अदालत के डेकोरम का भी ख्याल नहीं रखा गया। वो अदालत के अंदर एक एटिकेट्स होते हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया। हर जगह को लाहौर हाई कोर्ट समझ लेते हैं ना जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेकोरम जरा फर्क है। दूसरा आपने कहा जी महंगाई, मेरे पास एक स्टैटिस्टिक नहीं, हर अदालत का डेकोरम एक ही जैसा है और वो होना चाहिए। जी हाँ, वो घर में रह के कुछ थोड़ा सा आप महंगाई का जवाब दें जी। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। इमरान आप रिसर्च करते हैं, मैं भी एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, बेसिकली एक रिसर्चर हूँ। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि टोक्यो दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है, लेकिन जापान को इसलिए महंगा नहीं लगता क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर, कैपेसिटी है खरीदने की। ये नए स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं बता दूं आपको। सबसे ज्यादा अगर आपने काउंट करना होता है तो किसी मजदूर की मजदूरी को देखते हैं। मजदूरी में जितना फर्क है मैं बता देती हूँ। अनस्किल्ड लेबर 580 रुपए लेता था, अब 800 से 1000 रुपए उसकी मजदूरी बन गई है। 38% इंक्रीज हो गया है। जनरल लेबर जो है वो 700 लेता था, अब 1000 से 1500 रुपए तक वो ले रहा है, 43% का इजाफा है। जो चुनाई करने वाला जो मेसन होता है वो 1200 लेता था, अब 1800 से 2000 रुपए ले रहा है, 50% इजाफा है। प्लस्तर करने वाला 2000 लेता था, अब 2800 से 3000 लेता है, 36% इजाफा है। टाइल फिक्सर 2200 रुपए लेता था, अब 3500 रुपए लेता है, 59% इजाफा है। और टाइल लेबरर जो था 900 रुपए लेता था, 1500 से 1800 ले रहा है, 66% इजाफा है। जिस वक्त आपके किसान की परचेजिंग पावर बढ़ी, उसने दोबारा इन्वेस्ट किया है। आप देखें मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड सेल हुई है। मोटरसाइकिल कौन लेता है? ऑटोमोबाइल की रिकॉर्ड सेल हो रही है इस वक्त आपकी। हाँ, और आपके ट्रैक्टरों की रिकॉर्ड सेल हो रही है। अब रूरल इकॉनमी में पैसा जाता है जो आपकी 68% है, तो लोग जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, स्पेंडिंग भी करते हैं। 1100 अरब रुपया तो सिर्फ रूरल इकॉनमी को इस वक्त मुनाफा हुआ है। तो इस वक्त कैपेसिटी हमने बढ़ाई है और काफ़ी उसमें फ़र्क आया। आप टोटल जो आपका ग्रोथ रेट है उसका और ये वाले जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं इनको आप चेक कर लें, उतना ही फ़र्क पड़ा है जो 4% ग्रोथ रेट आई है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सवाल पूछ लूं, सवाल पूछें जी, एक मिनट सवाल पूछ लें, सवाल सुन लेना फिर आप जवाब दे दीजिएगा। लेबर पैसा नहीं ले सकता था जी, सवाल सुन जी, अफनान में सवाल करें आप। 2018 में जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान की वो ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? हाँ जी बताएं जी। ये कह रही है ना सबकी बढ़ गई है, बस ये बता दें। आज ज्यादा है, खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे। 312 बिलियन डॉलर पे हमने, ये आप इमरान साहब आप चेक करवा लीजिए। मैं अभी खुद ही चेक कर रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। आप पर कैपिटा चेक कर लें 2018 की और 2000 अभी की। $1300 पे पर कैपिटा लेके आ गए हैं। उस वक्त हम लोग $1600 पे छोड़ के गए थे और कह रहे हैं कि बाइंग पावर बढ़ गई है जी। भाई साहब तो बाइंग पावर इतना बता दें कि पाकिस्तान में आमदन का बेस्ट तरीका होता है एक्सपोर्ट्स। आप जरा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो बता दें मुझे। नहीं, ये नहीं होता। पर कैपिटा बता दें, पाकिस्तान बता दें, जो बढ़ी है वो माननी पड़ेगी। में आता था। सुन लेना एक मिनट, अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देती हूँ। पर क्या जीडीपी, आप स्टैटिस्टिक्स ना बताएं, अब जो सवाल पूछा इसका जवाब कम, एक्सपोर्ट टू जीडीपी कम, सेविंग टू जीडीपी कम। लोएस्ट मुल्कों में पाकिस्तान आता था। अब तो सारी दुनिया इस वक्त आपको IMF, वो तो पहले भी आता था, वो आपके आने के बाद थोड़ी आया। आपको बता रही हैं। अब इस वक्त जो है वो इसाक डार साहब की फज नंबर्स वाली स्टोरियां नहीं चल रही हैं कि अपनी मर्जी के रिसालों में छपवाएं। इस वक्त जीडीपी पर कैपिटा जी कम हुआ है, क्रेडिटेड की है 2020 में एज कंपेयर टू 2018 कम हुआ है जी, कम हुआ है 2018 के मुकाबले में 2020 में कम। शुक्रिया आपका इमरान जी, शुक्रिया इमरान। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ।
जी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है जहां पे अभी तक नाकाम नजर आ रही है वो कीमतों के हवाले से है। आम आदमी को उस तरह रिलीफ नहीं मिल रहा कीमतों के हवाले से जिस तरह के होना चाहिए। इनका कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म कोई चीज ऐसी कामयाब सामने नहीं आ रही। इनके MNA MPs नजर नहीं आते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में डाए या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर वो कोऑर्डिनेशन करके वो क्या कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। लेकिन जहां पे इनको क्रेडिट देना चाहिए वो ये है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड रेवेन्यूज हैं FPR की, डिस्पाइट ऑल दिस देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, करप्शन, जो भी आप चीजें कहें, मिसमैनेजमेंट, रिकॉर्ड रेवेन्यूज हैं। PMLN जब छोड़ के गई थी तो 3,800 अरब रुपए पे इनका, लेकिन देखें सर, माशी आदादो शुमार अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो उनका आम आदमी तक जब असर पहुंचेगा तभी वो एडमिट किए जाएंगे। हर आदमी तभी कहेगा कि वाकई मेरे मुल्क की मईशत अच्छी हो रही है, उसका असर मेरे तक पहुंच रहा है, जब भी वो खुश हो जाएगा ना, अदरवाइज तो नहीं होगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। FBR के जब हमारे 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो हमें टैक्स कलेक्शन 1900 अरब रुपए पे थी। 5 साल में हमने उसको डबल किया 3,900 अरब रुपए पे और हम चले गए। इनको मिली 3,900 अरब रुपए पे, ये पिछले 3 साल में से 3,900 से 4,700 पे लेके आए हैं। अगर आप इसको डॉलर टर्म में लेंगे तो ये कम हुई है, रुपी टर्म में जरूर बढ़ी है, लेकिन जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ी है उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो ये बात कहना कि ये जो है हमारी टैक्स कलेक्शन, लेकिन इमरान साहब ये तो पूरी दुनिया में कम हुआ है ना। देखें ये तो कोविड की वजह से, कोविड का 1.5 साल भी तो है ना। कोविड से पहले भी कोविड से पहले तो उतना अच्छा नहीं था, पहले भी यही हाल था। कोविड से पहले भी देखें ये बढ़ रहा था, लेकिन बात ये है कि कोविड की वजह से बहुत बुरा झटका पूरी दुनिया को लगा। अफनान भाई एक चीज तो मुझे बताएं आप, एक चीज तो मुझे बताएं आप, मुझे ये बताएं कि लीडर बुरे वक्त में लोगों के पता है, आपका लीडर कैसा लीडर है जो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है कि अच्छा वक्त आएगा तो मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा। ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जब बेहतर वक्त महसूस होगा तो हम लेकर आएंगे। लीडर तो बुरे वक्त में कौम का साथ देता है, वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब बेहतर वक्त होगा तो मैं वापस आऊंगा। देखिए मेरे लीडर ने जो है वो कई सालों जेल काटी है, ठीक है ना। मेरे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी जायदादों पे कब्जे हुए हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली को उठा के जेलों में बंद किया गया है, उनके ऊपर कत्ल के जाली केसेस बनाए गए हैं, उनको नाअहल किया गया, उनको सजाए मौत दी गई, उम्र कैद दी गई। तो मतलब ये बात कह देना कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात काटी है। लेकिन देखें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी एक चीज़ होती है। हमारा कोई हमने सोच समझ के मामलात को चलाना है। हमने ये देखना है कि जो कुछ नैब कोर्ट में उनके साथ अपना नैब की जब वो उसमें थे प्रिजन में जो कुछ उनके साथ किया गया, हम अगर उनकी इस उम्र में जो उनकी उम्र है और जितनी उनकी बीमारियां हैं उसमें अगर दोबारा वाला मामला हुआ तो रिजल्ट सारे पाकिस्तान को पता है क्या होगा। तो सर इसका मतलब है कि आप लोग धोखा देकर लेंगे। मरियम नवाज साहिबा कह रही है वो ठीक है, हम फैसला करेंगे कि मुनासिब वक्त पे उन्हें कब लेकर आना है। तो इट मींस कि चीट करके गए हैं, बीमारी नहीं है। चले आप लोग ये तो मानते हैं ना कि मियां साहब अब बीमार नहीं है, अब अगर उनको बुलाने में कोई रुकावट है तो वो सिर्फ ये है कि मुवाफिक वक्त नहीं है उनको बुलाने का या मर्जी का इंसाफ नहीं है। देखिए तबीयत उनकी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म 100% बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, देखिए अगर तो अगली पार्टी भी कानून के मुताबिक चल रही है तो फिर आप कानून, अगले जो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और आप जो है वो कहेंगे जी मैं इधर आके आपको हाजिर हो जाता हूँ ताकि आप जो करना चाहें आप कर लें। इतने तो हम भी क्या कहते नहीं है ना। मैं इसके अलावा कुछ और जवाब भी ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें की थी, मैं उनके भी जवाब देना चाहूंगा। यहाँ कानून है, शहबाज शरीफ साहब जमानत पे बाहर हैं, हमजा शहबाज बाहर हैं, मरियम नवाज एक दिन जेल नहीं गई, जमानत पे उनको कैद हुई है, इसके बावजूद बाहर हैं। नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही बाहर हो सकते हैं। यहाँ अदालतें मौजूद हैं, यहाँ जजेस मौजूद हैं, आप आज़ाद अदलिया का नारा लगाते हैं, पार्लियामेंट में आपके लोग हैं। ये कैसी बात है सर? आप तो इस मुल्क को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई कैद खाना है, या इस मुल्क को आप ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे होना कोई बहुत बड़ा ज्यादती है। तो मियां साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें खामखा इसमें। मैं देखिए दुनिया के बहुत बड़े लीडरों ने एग्जाइल में गए हैं। ये कोई पहली दफा दुनिया की तारीख में। तो कौन से मुल्क थे मुझे जरा बताते हैं, बंदे बताएं आप। इमाम खुमैनी, सर उनके हालात और बंदे आपको पता है? नेपोलियन किन हालात के हिसाब से फैसला किया था ना सर। आप मुझे बताएं, इमाम खुमैनी साहब कहते हैं मैं ना सर, क्या आप ये समझते हैं कि ईरान के वो हालात
आज के आप ये समझ रहे नवाज शरीफ साहब खुमैनी है, और आप ये कह रहे हैं कि जो ईरान के हालात हैं, ईरान के जो हालात थे वो आज पाकिस्तान के हालात हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हर मुल्क के अपने अपने सर, उस हालात होते तारीख हैं। मैं को ये पढ़ कह रहा के हूँ कि फिर आप एग्जाइल में उसका जाना, जायजा बहुत लेके बड़े फिर बड़े आप लीडर, कहना। बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं वो एग्जाइल में गए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ लीडरान की। सर एक मिनट, सर लीडर्स ने एग्जाइल में, क्या वजह है, सर लीडर्स ने समझ लेना, लीडर्स ने एग्जाइल में, लीडर्स ने एग्जाइल में, एक सेकंड सर, एक सेकंड, लीडर्स ने एग्जाइल में बैठ के किताबें लिखी, लिटरेचर छापा, लीडर्स ने बड़ा शानदार काम किया, उस काम के जरिए से उन्होंने अपने बेशुमार फॉलोअर्स बनाए, बड़ा जबरदस्त, और उनका वो काम आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। मियां साहब ने शायद कोई किताब पढ़ी भी नहीं यहां से जाके, सर आप कह रहे हैं वो लिखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो लोग समझते हैं ना, क्या कहते हैं, ये मामला इस तरह नहीं है। मैंने खुद एक किताब लिखी है, वो मैंने किताब लिखी इसी वजह से थी क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे काम दिया था कि ये काम करना है, फिर मैं उनके साथ साथ काम करता रहा कई साल। उसके एंड नतीजा ये निकला, वो पॉलिसी मेकिंग का काम था कि फिर मैंने उसको किताब की शक्ल दी। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना, मैं और भी टच करना चाहता हूँ। देखिए मेरी गुजारिश सुन ले मेरे भाई, एक ब्रेक के बाद आए हैं, ब्रेक के बाद आए हैं, सारे बोलना चाह रहे हैं, बारी बारी बात करते हैं, रुक जाए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, यही से बात करते हैं।